Get your Monday to Friday prediction with SM Traders. Harness the power of market analysis. यस, निफ्टी में 50 शेयर हमें देखने को मिल जाते हैं और ये जो 50 शेयर रहते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, साल में क्या होता है दोस्तों, इनकी रीबैलेंसिंग होती है। कितनी बार होती है? 2 बार होती है। एक बार मार्च में अगर देखा गया दोस्तों, तो किसी पर्टिकुलर शेयर को निफ्टी 50 में से क्या किया जाता है? एग्जिट करवाया जाता है, और किसी को एग्जिट करवाएंगे तो भाई 49 हो जाएंगे। मतलब क्या है, किसी की एंट्री भी तो करवानी पड़ेगी, तब जाके वो वापस 50 हो जाएगा। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों यहाँ पे? यस, निफ्टी 50 रीबैलेंसिंग साल में 2 बार होता है, उसमें से एक है मार्च एंड दूसरा होता है सितंबर। अब मार्च तो यहाँ पे जा चुका है और दोस्तों सितंबर अब आने वाला है। अभी भी जैसे मैंने कहा कि काफी टाइम बाकी है, पर दोस्तों अभी फिलहाल अगर देखा गया तो बाजार में यहाँ पे चर्चा चल रही है कि इस वक्त के निफ्टी 50 में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें होते हुए देखने को मिलने वाला है। एक बहुत बड़ी कंपनी निकाली जाएगी और एक दूसरी कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट यहाँ पे बन सकती है। सो किससे रिलेटेड खबर चल रही है आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। आज ही की खबर मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, गूगल करोगे तो आपको भी मिलेगा, कोई ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। सो आप चेक कर सकते हो, लेटेस्ट न्यूज़ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की अगर बात कर ले और विप्रो की बात कर ले, इनके भीतर मेगा रीशफलिंग यहाँ पे हो सकता है निफ्टी 50 से रिलेटेड इन सितंबर 2026। अब अगर कोई ये बोलेगा कि सर BSE एंड विप्रो की बात हो रही, तो कौन एंट्री करेगा, कौन एग्जिट करेगा? अगर किसी के दिमाग में ऐसी चीजें अगर आई होगी तो भाई उन्होंने शेयर बाजार छोड़ देना चाहिए। अब आप मुझे बताओ भाई, निफ्टी 50 में कौन सी कंपनी है? BSE है कि विप्रो है? कॉमन सेंस वाली बात है ना। यस, यहाँ पे निफ्टी 50 में ऑलरेडी कंपनी है विप्रो, तो विप्रो का ही एग्जिट की बात की जा रही है और BSE तो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है, तो BSE निफ्टी 50 का पार्ट बन सकती है। ये खबरें फिलहाल मार्केट में चल रही है, आप देख सकते हो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूजन, ठीक है, निफ्टी 50 में यहाँ पे आ सकता है, आप देख सकते हैं। स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, ठीक है। एंड वहीं पे विप्रो की अगर बात कर ले, एक्सक्लूजन निकाला जा सकता है IT का हेवीवेट। ये फिलहाल तो खबर हम लोग को बाजार में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब आपको पता है दोस्तों कि निफ्टी 50 में अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को एंट्री करना है या फिर एग्जिट करना है, कुल मिला के 6 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर किसी को अगर जानना है कि कैसे सिलेक्ट किया जाता है पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स में आएगा या नहीं आएगा, सो मैंने लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है, आप उस वीडियो को स्टडी कर सकते हो। सो उसमें से एक वन ऑफ द रूल है दोस्तों, वहां पे हम देख सकते हो 1.5x का रूल, जहां पे BSE का जो एवरेज फ्लोट मार्केट कैप है AFMC राइट नाउ ऑफिशियली क्रॉस कर चुका है 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन विप्रो का AFMC। सो इसीलिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर देखा गया तो यहाँ पे BSE काफी हद तक रेडी हो चुका है विप्रो को रिप्लेस करने से रिलेटेड। बट जैसे कि आपको पता है दोस्तों, राइट नाउ हम मई में चल रहे हैं और सितंबर में रीबैलेंसिंग होगी। उसके पहले एक पर्टिकुलरली डेट लिखी जाती है कि भाई 31 जुलाई तक का टाइम लिया जाता है। अब 31 जुलाई तक यहाँ पे BSE का शेयर में कोई गिरावट आ गई या फिर विप्रो के शेयर में तेजी आई तो ये समीकरण बदल भी सकता है। बट करंट लेवल पे अगर देखा गया तो ये चर्चा बाजार में चल रही है, क्या चल रही है कि BSE यहाँ पे एंटर कर सकता है एंड विप्रो यहाँ पे एग्जिट कर सकता है। और इससे होता क्या है दोस्तों, आपको बताइए, फंड के इनफ्लो आउटफ्लो हमें देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि अगर BSE अगर ऐड होता है निफ्टी 50 में, तो आपको बताइए दोस्तों, पैसिव इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लोज आते हैं, ठीक है, ETF से रिलेटेड आते हैं, म्यूचुअल फंड के द्वारा, इंडेक्स फंड के द्वारा, विदेशी इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ निफ्टी 50 में जितने कंपनियां उनमें पैसा लगाते हैं। सो जो कंपनी निफ्टी 50 की पार्ट बनेगी तो उसमें उनका पैसा आते हुए देखने को मिल सकता है। सो इसीलिए यहाँ पे ये रीबैलेंसिंग से एस्टिमेट किया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि $639 मिलियन इतना इन्फ्लो शायद से BSE में आ सकता है पैसिवली। वहीं पे दूसरा गणित भी रहता है भाई कि विप्रो अगर निफ्टी 50 का पार्ट नहीं रहेगा, अगर उसको निकाला जाएगा, सो बहुत सारे जो फंड्स वाले हैं वो क्या करेंगे, अपना पैसा यहाँ पे निकालेंगे भी। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि विप्रो से $206 मिलियन के आसपास का पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। इससे कंपनी के बिजनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको उस हिसाब से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट यस, एडवांटेज के हिसाब से अगर देखा गया, जो एंट्री करता है उसके लिए अच्छी बात होती है, जो एग्जिट करता है उसके लिए थोड़ी सी खराब बात होती है, ठीक है। एक्टिविटीज एंड यहाँ पे FIS ने अगेन सबको सरप्राइज किया दोस्तों। FIS की अगर बात कर ले तो अगेन यहाँ पे 2800 करोड़ की नेट बाइंग देखने को मिल रही है। मतलब DIS तो बाय करते ही है 26 करोड़ का, बट उससे भी ज्यादा बड़ी बाइंग FIS ने की है। एंड इस मंथ की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे 14, 15, 18 हैट्रिक यहाँ पे हुई है FIS की, लगातार नेट बाइंग देखने को मिली है। चलो 14th में तो क्या ही कहे, 187 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट उसके बाद
1300 करोड़ की बड़ी बाइंग एंड उसके बाद 2800 करोड़ की बड़ी बाइंग। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि FIS के ओर से यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग होते हुए देखने को मिले। बट अगेन पॉइंट वही रहेगा, कंसिस्टेंसी। ठीक है, 2-3 बार भाई बाइंग करेंगे तो उसको कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे, खास करके जब आप 30 से 40 बार बेच देते हो। सो 30 से 40 बार बेचते हो आप, एटलीस्ट पहले 10-15 बार खरीदो, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई कुछ कंसिस्टेंसी के साथ FIS वापस यहाँ पे खरीदारी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। एंड इसके पहले भी मैंने काफी बार आप लोगों को यहाँ पे बताया भाई कि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि FIS बेच रहे हैं, मतलब अपने पोर्टफोलियो में जो उनके स्टॉक है बस वो बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, वो नेट सेलिंग है, नेट NET यहाँ पे लिखा जाता है। मैं किधर गया वो NET, ये देखो। इसका अर्थ क्या है भाई, वो खरीदते भी है और बेचते भी, बस बेच रहे हैं वो ज्यादा है खरीदने से, इसलिए वो नेट सेलिंग में है। वरना देखा गया तो रोज उनकी बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। आज क्या हो गया भाई, बाइंग ज्यादा हो गई रेदर देन सेलिंग, एंड इसीलिए नेट परचेसिंग का डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। चलिए अच्छी बात है। देन अगर बात करें दोस्तों तो अमेरिका, ईरान, मिडल ईस्ट को लेकर अलग अलग खबरें सामने यहाँ पे आ रही है। एंड फिलहाल आप देख सकते हैं एक अच्छी पॉजिटिव खबर मार्केट में आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसीलिए डाउ में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। खास करके डाउ फ्यूचर्स मैंने आपके सामने ओपन किया है, यहाँ पे क्लियर कट चीजें सामने आएगी क्योंकि डाउ तो अभी जस्ट ओपन हुआ है। सो ये देखिए डाउ फ्यूचर कैसे फटाफट भागते हुए देखने को मिला है। पूरा लाल रंग में चल रहा था एंड अब आप देख सकते हैं एकदम जोरदार तेजी के साथ आगे यहाँ पे बढ़ चुका है। सो कुछ तो पॉइंट यहाँ पे होंगे। ऑयल में देखा गया तो थोड़ा सा लाल रंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि तेहरान की बात कर ले, मतलब ईरान की बात कर ले, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि यस वो पाकिस्तान के थ्रू बातचीत कर रहे अमेरिका के साथ कि कैसे इस वॉर को रोका जाए। सो ईरान ने अगेन यहाँ पे प्रपोजल भेजा है अमेरिका को कि वॉर खत्म करने से रिलेटेड। ठीक है, एंड अगेन किसके थ्रू, वाया पाकिस्तान। सो ये चीजें देखने को मिल रही है। एंड फिलहाल हम देख सकते हैं दोस्तों ईरान ने क्या डिमांड किया है। पहले 15-16 चीजें चलती थी, अब उन्होंने कहा कि हमारे जो असेट जो फ्रोज करके रखे हुए हैं अब्रॉड उसको रिलीज किया जाए, एंड जो सैंक्शंस हमारे ऊपर यहाँ पे लगे हुए हैं उसको यहाँ पे हटाया जाए, एंड जो हॉर्मुज से रिलेटेड जो भी फोर्सफुली जो चीजें चल रही है वो भी यहाँ पे बंद होनी चाहिए। अब आप कहोगे ये तो इससे पहले भी हम लोगों ने सुना था, बट कहानी में ट्विस्ट ये है दोस्तों कि फिलहाल ईरानियन मीडिया, ईरान के सोर्सेज के द्वारा ये चीजें बताई जा रही कि अमेरिका ने टेम्पररीली, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से ईरान की ये जो डिमांड है ऑयल सैंक्शंस को लेकर, नई निगोसिएशन वाली जो बात उन्होंने सामने रखी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि रिपोर्ट के जरिए ही है, कोई कंफर्मेशन वाली बात नहीं, और ये तो ईरान कह रहा है, अमेरिका कहेगा तब यहाँ पे बात बनेगी। बट वो क्या कह रहे हैं कि टेम्पररीली, कि चलो आपके ऊपर ऑयल का सैंक्शंस हम यहाँ पे हटा देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भाई बहुत अच्छी बात है। बट फिलहाल आप देख सकते हो मार्केट, खास करके ऑयल मार्केट एकदम बड़े लेवल पे अभी तक तो रिएक्ट नहीं कर रहे। मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है। ठीक है, बट पर्दे के पीछे डेफिनेटली हमें बातचीत चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऊपर से अगर देखा गया तो न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दिखाया जा सकता है। इस प्रकार की खबरें हमें फिलहाल तो ईरान के सोर्सेस के द्वारा पता है यहाँ पे चल रही। अभी इसमें कितना सच कितना झूठ वो तो अमेरिका की साइड से, ठीक है, क्या आउटकम निकल कर आता है, वहां से क्या खबरें निकल कर आती है, उसके ऊपर ही सारी चीजें निर्भर रहने वाली। बट एक बात तो हमें पता चली है कि ये दोनों, अब जब सीज फायर अनाउंस हुआ था ना उसके बाद इन्होंने एक दूसरे के ऊपर सीरियस लेवल पे बड़ा अटैक नहीं किया। छोटे मोटे अटैक चलते रहेंगे भाई, बट बड़े लेवल पे जैसे कि ट्रेन उड़ा देना, ब्रिज उड़ा देना, पावर प्लांट उड़ा देंगे, ठीक है, पूरा सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, इस प्रकार की जो चीजें चलती थी वो रुक चुकी है। एंड दोनों पीछे हटना चाहते, बस प्रॉब्लम ये हो चुका है कि भाई हार कौन मानेगा, वो एक दिक्कत यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो लेट्स सी, ये चीजें जल्द से जल्द यहाँ पे रुकनी चाहिए, वरना इसमें हम भी यहाँ पे पीस रहे, बुरी तरीके से पीस रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी उम्मीद की किरण फिलहाल तो ओपन होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, 10 बार हाँ ना होगा और फिर जाके थोड़ा सा कुछ तो होगा। ठीक है, सो होप फॉर द बेस्ट, कीप फिंगर क्रॉस, लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। देन दोस्तों आखिरी अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो बोंडाडा इंजीनियरिंग। यस दोस्तों, बोंडाडा ग्रुप की जो कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ईपीसी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो इनके लिए काफी बढ़िया खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। छोटी कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, एंड वो है अदानी ग्रुप। ये दोस्तों अदानी अब इनका क्लाइंट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बोंडाडा इंजीनियरिंग विन अदानी सोलर प्रोजेक्ट ऑर्डर, जो कि है लगभग 470 करोड़ का। सो डेफिनेटली छोटे कंपनीज के लिए इतना बड़ा क्लाइंट यहाँ पे मिलना, और ऊपर से लगभग
470 करोड़ का ऑर्डर मिलना, ये तो और भी बड़ी बात हमें देखने को मिल जाती है। रिसेंटली कंपनी ने क्वार्टरली नंबर्स भी दिखाए थे जो डिसेंट थे। आप देख सकते हो 700 और इस वक्त 900 का रेवेन्यू दिखाया था। वहीं पे प्रॉफिट की बात करें 56, 54 और 63 का प्रॉफिट दिखाया था। अर्निंग्स 4 के रेंज में रहती थी, वो 5.25 के रेंज में गई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, काफी रिस्की कंपनी है। FIS DIS आप देख सकते हैं यहाँ पे है ही नहीं, एंड है नहीं मतलब ना के बराबर, और प्रमोटर एंड पब्लिक के बीच में ही हमें ज्यादा स्टेक देखने को मिल रहा है। प्रमोटर का स्टेक 61.57 है और कोई भी गिरवी नहीं, तो चलिए एक अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। सो ठीक, कल मार्केट क्या करेगी? कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।